साइंस यूनिवर्सल है, जिसका मतलब यह है कि साइंस हर ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जैसे साइंस को अगर आप कोई सी मेजरेबल क्वांटिटी दे दें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरेबल, और आप इसे बता दें कि हमें इस तरह की प्रिडिक्शन चाहिए, तो अगर हमें साइंस का मुकम्मल नॉलेज हो तो हम वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये अगर है, अभी इंसान इस स्टेज पर पहुंचे है कि नहीं पहुंचे ये एक सवाल है। लेकिन जो भी है, मैंने ये बात कही है उसमें याद रखें, मैंने ये साथ ये कहा है कि अगर साइंस को कोई क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी दे दें, अब ये जो साइंस को दे देने का मतलब ये है कि वो जो क्वांटिटी है वो साइंस का पार्ट नहीं है। इसका मतलब है कोई नॉलेज है जो कि हमारे एक्सपीरियंस में है, तभी तो हमें पता है, लेकिन वो हम साइंस को दे देंगे। और जो रियलिटी है वो उसमें सिर्फ साइंस ही नहीं, शायद वो एडिशनल एक्सपीरियंस भी शामिल है जो कि खुद साइंस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो हमने साइंस को दिया। तो ये सवाल है क्या ये ठीक है या नहीं ठीक, ये एक टॉपिक है इस लेक्चर का। और एक दूसरा ये है कि वो जो जो एडिशनल हम चीज़ें देंगे, जो हम साइंस को देंगे, वो साइंस के खिलाफ होंगी या साइंस से महज डिफरेंट होंगी। और एक बात यह है कि उनकी एग्जाम्पल क्या है। अगर वो साइंस का पार्ट नहीं होगी, हम साइंस को देंगे, तो क्या नॉलेज का पार्ट भी नहीं है। और अगर साइंस में नहीं पढ़ा सकते तो हम किसी और सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री, ग्रामर और लॉ में वो चीज़ें पढ़ा सकते हैं। और एक तीसरा जो आउटलाइन में ही दिखाने के काबिल है मुझे बुनियादी बात, वो ये है कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि साइंस को हम दे रहे हैं और साइंस का पार्ट नहीं है, और वो हिस्ट्री में है, ग्रामर में है, लॉ में है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। उसकी एक्सप्लेनेशन साइंस तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीज़ साइंस में शामिल ही नहीं है। एक राय यह है कि वो जो कुछ होता है साइंस के अलावा वो बाई चांस होता है, तो साइंस के अलावा होता है। तो रियलिटी में अगर साइंस के अलावा चीज़ शामिल है तो वो चांस है। तो क्या ये बात ठीक है? तो ये सवाल है तीन बुनियादी तौर पर। और अब डिटेल में इसकी बात ये पहले करनी है कि साइंस हर चीज़ के लिए है। हर चीज़ का मतलब क्या? एक चीज़ के लिए। हर चीज़ और एक चीज़ का कुछ क्या ताल्लुक है? तो उसके लिए इस ये सवाल ये है कि हर चीज़ और एक चीज़, हर चीज़ यूनिवर्सल है, और कोई एक चीज़ जो आप देखें मिसाल के तौर पर वो पर्टिकुलर है, एक चीज़ है। अब पॉपर का कहना ये है, पॉपर किताब है लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज में, पॉपर जो फिलोसफर है उनका कहना यह है कि साइंटिफिक थ्योरी इन दोनों में से ना पर्टिकुलर ये एक नहीं होती, बल्कि साइंटिफिक थ्योरी यूनिवर्सल होती हैं, जो कि हर एक के लिए, हर ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन जो साइंस की को मानने की वजह और साइंस की जो कामयाबी है वो एक प्रिडिक्शन होती है। लेकिन वो मैं भी बोलने में क्या, एक तो साइंस तो हर एक के लिए है, लेकिन जो साइंस का जो रिजल्ट है जो इस्तेमाल करते हैं वो एक है, एक पर्टिकुलर है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ ये चीज़ दिखाई देगी, आप कहेंगे हर चीज़, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं होती। तो मतलब है साइंस जो कि फिर हर चीज़ के लिए है, लेकिन उसका इस एक चीज़ से, एक रिजल्ट से क्या ताल्लुक है। तो ये सवाल है, और उसका जवाब जो है ना वो एक लॉजिक में है कि अगर आपका एक फार्मूला है जो कि हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मेजर प्रेमिस। ये लॉजिक का टॉपिक मैं बड़ा अलग पढ़ा चुका हूँ, हमने लफ्ज़ों में मिसालें दी थी यहाँ आप उसे, और आखिर में बाद में मैंने सिंबल में मिसालें दी थी। यहाँ अब मेरे साथ रिपीट करना है तो सारा वो मैं लेक्चर रिपीट करने के बजाय ज़्यादा है जो आपके सामने जो ज़्यादा क्लियर बात है, मैं उसको रूल को इस सिंबल में लिख देता हूँ। अब ये दो रूल है, एल की जो भी वैल्यू है ए एल स्क्वायर के बराबर है। या जिस तरह कहा था, इसके लफ्ज़ों में अगर आप ये कहेंगे तो वहाँ ये कहा था कि हर भारी चीज़ नीचे गिरती है, या हर जिंदा इंसान ने मर जाना है। तो यहाँ बात है हर एल के लिए ए एल स्क्वायर है। ये जो भी है हर एक के लिए जो भी कह रहे हैं, हर कोई मेजर प्रेमिस है। लेकिन साथ आपने कहना दिस, अगर आपने प्रिडिक्शन करनी है, कंक्लूजन हासिल करना है, तो आपको कोई एक ये कहना होगा, ये जो तमाम इंसानों के बारे में बात है, प्रिडिक्शन की तमाम इंसानों के बारे में नहीं होगी कि हर इंसान ने मार जाना, किसी एक इंसान के बारे में होगी, जिसकी एक मिसाल है एल की किसी एक वैल्यू के लिए होगी। अगर आपने एल की एक वैल्यू दी, साइंस को दी, साइंस ये है इक्वल टू एल स्क्वायर, और आपने साइंस को ये वैल्यू दी, एल इक्वल टू 3 कहाँ से आई, ये जरा सोचिएगा। ठीक है, तो साइंस ने एक रिजल्ट दे दिया, ए इक्वल टू 9 यूनिट्स भी है, और जो ए इक्वल टू 9 यूनिट्स है इसको आप ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ये साइंस के काम करने का तरीका है।
और इसमें अभी तक मैंने पॉपर के इस कहने पर ही सारी मैंने बात रखी है कि साइंस साइंटिफिक थ्योरी जो है ना यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, थ्योरी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अब एक तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है आप इससे पूरी तरह अग्री ना करें, आप ये कहेंगे, एक तो आप इस तरह कह सकते हैं पॉपर के अंदर रहते ही कि साइंटिफिक स्टेटमेंट में थ्योरीज के अलावा भी कुछ होता है, या किसी और वजह से आपकी साइंस की डेफिनेशन डिफरेंट है, तो ठीक है आप यूनिवर्सल नहीं भी कहेंगे। तो साइंस में ये तो होता है ना कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक होता है, मिसाल के तो क्वांटिटेटिव साइंसेज में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में या केमिस्ट्री में होता है कि जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हैं। और दूसरी साइंस में भी क्या होता है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से रिलेटेड है। अब अगर रिलेटेड है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और रिलेशन है। अब जो रिलेशन होता है दो चीज़ों का जो रिलेशनशिप होता है वो उसमें क्या होता है, एक चीज़ आप दे दें तो दूसरी चीज़ आपको मिल जाएगी, मतलब ए इक्वल टू एल स्क्वायर है, एल दे दें तो ए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये जो इक्वेशन है ये दोनों ए और एल दोनों की वैल्यू नहीं देगी, लेकिन एक की वैल्यू, लेकिन आपको दूसरी की वैल्यू भी चाहिए। वो कहाँ से आएगी, साइंस से, इस इक्वेशन से, या साइंस के बाहर से? ये सवाल है इस लेक्चर का बुनियादी तौर पर, ठीक है। और उसके मामले अभी मेरे ख्याल ये जितनी मिसालें ये बता रही हैं कि वो जो आप एक इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि इक्वेशन से या रूल में नहीं, रूल में इटसेल्फ नहीं होगी, रूल को देना पड़ेगी। वो इन्फॉर्मेशन रूल ने फिक्स नहीं करता, आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मतलब एल की जो मर्जी वैल्यू दे सकते हैं, ए इक्वल टू एल स्क्वायर इस्तेमाल हो सकता है। तो साइंटिफिक स्टेटमेंट ये जिसकी मिसाल है ए इक्वल टू एल स्क्वायर, ये एल की वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को फिक्स नहीं करती। ये एडिशनल वैल्यू जो है ना, ये कुछ भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मिसाल थी 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अगर कुछ भी हो सकती है तो उसके फिलॉसफी में टर्मिनोलॉजी है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब वो नेसेसरी नहीं है। अगर आप कहें ना 2 जमा 2, तो ये नेसेसरी है कि वो 4 है, वहाँ फ्रीडम नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ए इक्वल टू एल स्क्वायर है तो एल की वैल्यू नेसेसरी कोई वैल्यू नहीं, 3 कोई नेसेसरी नहीं थी, ये कुछ भी हो सकती थी। जो कुछ भी हो सकती है वो कंटिंजेंट हो सकती है। तो ये टर्मिनोलॉजी भी सीखना है आपको इस लेक्चर के दौरान। और जिस तरह यहाँ कहना है कि साइंस के लिहाज से, एक रूल के लिहाज से इनपुट कुछ भी हो सकता है। इससे एक रिलेटेड एक बात है जो कि पिछले लेक्चर में मैं कर चुका हूँ, वहाँ किसी और मकसद के लिए की गई थी, कि नैन्सी कार्टराइट का कहना ये है अपनी किताब में, और फुल जो पूरी स्टेटमेंट है वो पिछले लेक्चर में है, आप देख लीजिएगा। उसमें यह है कि साइंस जो है ना, साइंटिस्ट के जो इंटरेस्ट होते हैं, ये वो उनकी जो दिलचस्पियाँ होती हैं, वो बहुत सारी वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ का पसंद नापसंद कह लें की वजह से भी होती है। अभी जो पसंद नापसंद है ये तो साइंस के बाहर की चीज़ है ना। तो इसका मतलब है जिस तरीके से मैंने कहा ना कि ये जो इनपुट वैल्यू एल इज इक्वल टू 3, ये साइंस ए इज इक्वल टू से बाहर है। इस तरीके से समटाइम्स साइंटिस्ट की दिलचस्पी किस चीज़, मतलब साइंस उसके 10 इस्तेमाल हो सकते हैं, उसमें से कौन सा इस्तेमाल करना है आपकी, किस, ये साइंस के 10 टॉपिक हो सकते हैं, आपको कौन सा करना है, टॉपिक करना है, ये साइंस नहीं बताएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है, साइंस का जो मकसद है, साइंस के इस्तेमाल करने का मकसद या वैल्यू, वो भी साइंस को देना होता है। वो साइंस नहीं देती बल्कि साइंस को देते हैं। और वो हम साइंस को कुछ भी दे सकते हैं, उसका मतलब वो कंटिंजेंट होता है। और आपने साइंस, आपकी कोई साइंटिफिक रिजल्ट बना लिया, कोई मशीनरी बना ली, उसका कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी साइंस नहीं बताएगी। तो इसका मतलब है नॉलेज में साइंस के अलावा चीज़ें भी। अच्छा, अभी इसमें से एक जवाब भी हो सकता है साइंस की तरफ से, तो मैं इसे फिलहाल इसे एक सवाल ही रख रहा हूँ कि साइंस के अलावा और चीज़ें भी हो सकती हैं कि नहीं, अभी से फिलहाल। अच्छा, इसके बारे में कोई साइंस की तरफ से एक जवाब मैं बाद में देता हूँ, लेकिन पहले अब बता दें कि ये जो बात मैंने कही है तो एक तरह से आप समझ लीजिए मैंने कही है और लॉजिक का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको एक रेफरेंस की ज़रूरत है तो मैं बता दूँ कि ये बात सिर्फ, ठीक है मैंने कही है, लेकिन सिर्फ मैंने नहीं कही। ये एक फ़िलासफ़र जो कार्ल पॉपर हैं, जिन्हें इनका बहुत पहले भी बहुत इस्तेमाल है इस कोर्स में, उनकी वही किताब है लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। पॉपर का कहना यह है कि सिंगुलर फैक्ट, ये कहा था ना कोई सिंगुलर, कोई एक, जैसा अब मिसाल पिछले स्लाइड में कहा था एल की एक वैल्यू 3, या बहुत सारे इंसान ने, हर इंसान ने मर जाना, तो कोई एक इंसान, इसको सिंगुलर कहते हैं, एक फैक्ट है। सिंगुलर फैक्ट सीम हाईली कंटिंजेंट एज कम्पेयर टू नेचुरल लॉज। लॉज जो है ना, मतलब ए इक्वल टू एल स्क्वायर था, उसने एल की वैल्यू फिक्स नहीं की। तो यहाँ मैं तस्वीर में ये दिखा रहा हूँ कि जो ये जो रेड कलर में जो नेचुरल लॉ है, इसके मुताबिक ये जो सिंगुलर फैक्ट है, ये जो एक ये ग्रीन में है, ये कहीं भी हो सकता है। ये कहीं भी हो सकता है का मतलब ये है कि ये कंटिंजेंट है।
और बल्कि पॉपर के असल अल्फाज ये है कि सीम हाईली की लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंटिंजेंट है, लॉ बिल्कुल फिक्स नहीं करता। ये जो लगता है कि वजह जो है ना, इसका मतलब ये असल में, इसका मतलब ये असल में मैंने भी इसे कहा था, फिलहाल मैं इसे लाजमी नहीं कि आप इसे कहें कि मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, फिलहाल मैं क्वेश्चन ही कह रहा हूँ। तो सीम को इसका हिस्सा भी समझ ले। अब ये क्वेश्चन देता है कि ये लगता है, क्या सचमुच ऐसा है कि नहीं, चले अभी लाजमी नहीं है कि अभी आप इसे कंक्लूड करें, ठीक है। अच्छा, पॉपर ने जो कहा है, अब उसको अगर आपको अब ये पिछले में भी मुझे शायद स्लाइड में बहुत ज़्यादा कुछ था और यहाँ भी टर्मिनोलॉजी है, तो शायद आपको एक और मिसाल की ज़रूरत है। अगर तो आपको बातें समझ आ रही हैं तो फिर इस मिसाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ आपको कुछ मुश्किल है अब या तो आप एक मिसाल, मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। मुझे मैंने A=L² की मिसाल दे दी थी, वो शायद बहुत ज़्यादा फिजिक्स टाइप की मिसाल थी, तो दूसरे सब्जेक्ट वाले शायद उनको इसकी आदत ना हो, तो एक दूसरी मिसाल दे देता हूँ जो कि वैसे उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये तस्वीर भी वही मिसाल ही है, लेकिन अगर आपको तस्वीर के भी आदी नहीं है, इक्वेशन के भी आदी नहीं है, आपको जो आपको बोलने में एग्जांपल चाहिए, तो मैंने बोलने में एक एग्जांपल तो बोली थी कि तमाम इंसानों ने अगर मर जाना है तो इंसान कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मैंने बोली थी, लिखी नहीं थी। तो अगर आपके सारे मुतालबे है कि मैं लिख कर करूँगा तो चले मैं वो पूरा कर देता हूँ। बात तो वही है कि मिसाल के तौर पर ये है कि जो जो रूल है ना वो ये है कि रूल ये है, सॉरी मैंने रूल पहले रूल दिखा देता हूँ। ऑल मेटल एक्सपैंड, ये जो ऑल है ना ये रूल है, ठीक है। लेकिन रूल अप्लाई कहाँ होना है, ये ऑल है ना, ऑल मेटल, ठीक है। रूल अप्लाई को ना किसी एक मेटल पर, मिसाल के तौर पर अगर मेटल नंबर 11 है यहाँ कर दिया, तो मेटल तो कुछ भी हो सकता था। तो ये जो नंबर है ना ये कुछ भी हो, जब कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं कुछ भी हो सकता था, तो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी ये कंटिंजेंट है, मेरा ख्याल है। अब कहते ये जो नंबर है ये कंटिंजेंट है, 11 कंटिंजेंट था, ये कुछ और भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था। तो मैं ख्याल एक ही चीज़ के लिए मैं 2-3 मिसालें दे चुका हूँ, तो उम्मीद है अब मज़ीद मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम मैं ख्याल आगे चलें, और वो ये है कि ये जो पॉपर ने भी कहा था सीम टू बी, और वैसे भी शायद मैंने भी आपसे किसी हद तक कहा है कि लाजमी नहीं है कि अभी से हम कंक्लूड करें। अभी ये सवाल जारी है कि क्या ये जो मैंने आज बात शुरू की कि क्या ये, इसे फिलहाल आप सवाल भी कह सकते हैं कि क्या ये बात ठीक है कि साइंस कंप्लीट नहीं है और साइंस को कुछ पहले इंफॉर्मेशन देना पड़ती है तो फिर वो साइंस के मुताबिक करती है, ठीक है। तो इसके मामले में ये जो अभी तक तो मैंने किया उसके मुताबिक तो ये बात यही लगेगी कि साइंस कंप्लीट नहीं है और उसको कुछ देना पड़ती है, इंफॉर्मेशन देना पड़ती है, यानी बाहर से। इसको मैं इसमें से क्वेश्चन कह रहा हूँ कि एक दूसरी राय ये हो सकती है कि नहीं, ये जो है ना, ये जिसको हम कह रहे हैं ना बाहर से, साइंस को बाहर से देना पड़ेगी, वो बाहर से नहीं है, वो साइंस के एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर से है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें ना, एक प्रोजेक्ट ये है कि अगर आप एक बॉल है इसे फेंक रहे हैं, उसकी अगर आपको इनिशियल पोजीशन और स्पीड और डायरेक्शन वगैरह पता हो तो आप इसकी फाइनल उसकी पोजीशन और स्पीड और डायरेक्शन बता सकते हैं। ये काम तो साइंस कर सकती है, लेकिन इनिशियल जो है ना इसकी जो पोजीशन और स्पीड है वो देना पड़ेगी। तो ये बात है ना, इसका मतलब है साइंस कंप्लीट नहीं है। लेकिन मैं इसको सवाल इससे कह रहा हूँ कि कहा जा सकता है कि ये जो इनिशियल स्पीड और ये जो बॉल की इनिशियल स्पीड और हाइट है, अगर ये साइंस नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि वो जो आप सिंपल साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मैट्रिक लेवल की है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, वो नहीं दे रही। वो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो उसमें वी आई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं देती। एस इज इक्वल टू एस आई प्लस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस आई इनिशियल पोजीशन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं देती। लेकिन एक राय की जा सकती है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सादा सी हैं, ये कोई सारी साइंस तो नहीं है। आज हम 21वीं सदी में हैं और फर्ज करें, इमेजिन करें 22वीं सदी 23वीं सदी, तो उस वक्त अगर आप इमेजिन करें तो इन प्रिंसिपल आप सोच सकते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है, इस मिसाल में ये है ना कि इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी, ये जो थ्रो करने वाले है, करने वाली है या क्या उसने डिसाइड किया, तो ये कहा जा सकता है कि आइंदा की साइंस, इस वक्त तो साइंस काबिल नहीं है, लेकिन बात की जा सकती है कि किसी दिन साइंस इस काबिल हो जाएगी या हो सकती है असूलन, ठीक है, कि जो थ्रो करने वाले इंसानी बॉडी है इसके अंदर जो एटम्स हैं इनकी इक्वेशन अगर आप लिख लें और इसे सॉल्व करें तो वो एक दूसरा प्रोजेक्ट होगा। उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट ये होगा कि किसी इंसान ने किस वक्त बॉल को किधर फेंका।
तो इसका मतलब है कभी तक जिस बात को कहा गया ना कि उस साइंस को बाहर से देना पड़ेगी, वो हो सकता है एक साइंस को बाहर से देना पड़ेगी, लेकिन दूसरी साइंस एक दूसरा प्रोजेक्ट जो है ना वो आपको वो दे दे। तो इसका मतलब है जिसको साइंस की बाहर की चीज़ कह रहा था वो हो सकता है साइंस का रिजल्ट हो, लेकिन तो इसका मतलब है मामला जो है ना वो इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब दूसरी तरफ कंक्लूड कर लें कि अभी तो कहा था ना, पहले तक स्लाइड तक ये रहा था कि साइंस इनकम्प्लीट है। अब एक मिसाल की वजह से अब दूसरी इतनी जल्दी दूसरी तरफ भी नहीं आप जा सकते कि नहीं जी साइंस लाजमन इनकम्प्लीट है। उसकी वजह ये है कि अगर ये ठीक है साइंस इतनी इनकम्प्लीट नहीं है जितनी लगी है, लेकिन आपने कहा है ना कि ये जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है इंसान की बॉडी के एटम का, इसने आउटपुट के तौर पर बता दिया कि कोई इंसान कहाँ बॉल को किस डायरेक्शन में फेंकेगा या फेंकेगी। लेकिन ये जो साइंस रिलेट करती है एक क्वांटिटी को दूसरी के रिलेट है। अगर साइंस के दूसरे प्रोजेक्ट ने ये जो आउटपुट हाइट है, ये जो हाइट है, जो इसको रिलेट किया तो किसी और चीज़ से रिलेट किया होगा। वो जो और चीज़ है वो इस प्रोजेक्ट को देना पड़ेगी बाहर से। अभी तो इस तरह के प्रोजेक्ट इंसानी बनना भी नहीं और सोचने के काबिल भी नहीं कैसे हुए, तो मैं बता नहीं सकता कि वो और चीज़ क्या होगी, लेकिन कोई और चीज़ होगी, कोई एक इन्फॉर्मेशन होगी। साइंस तो रिलेट करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को रिलेट करना है। सादा तरीन मिसाल दे दे तो अगर आपका राइट हैंड साइड है मिसाल के तौर पर, ये एक इक्वेशन नहीं होगी मगर तो 10 15 20 इक्वेशन होगी जिनकी कलेक्शन को मैं कह रहा हूँ कि उसका जो राइट हैंड साइड है वो हो सकता है ये हो के ये बॉल की स्पीड क्या होगी, लेकिन उसका कोई लेफ्ट हैंड साइड कहीं या लेफ्ट हैंड साइड कहीं ना कहीं उसका भी इनपुट होगा और वो साइंस से शायद वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मामला इतना आसान भी नहीं है दूसरी तरफ भी, ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ यही है कि जो एक प्रोजेक्ट का अगर आप दूसरा प्रोजेक्ट कहेंगे उसका जो इनपुट है वो एक उससे पिछले प्रोजेक्ट का आउटपुट हो सकता है, लेकिन जो उससे पिछला प्रोजेक्ट है उसका इनपुट क्या होगा। अब ये सिलसिला क्या चलता रहेगा। अब इसमें दो सवाल है, ठीक है। क्या साइंस, क्या ये बात ठीक है कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा और कुछ ना कुछ है जो कि साइंस के सारे प्रोजेक्ट मिलकर भी नहीं दे सकते, क्योंकि आखिरी सबसे जो पहला प्रोजेक्ट है आप इस तरतीब में जो कह रहे हैं ना, पिछला उससे ये सिलसिला जहाँ रुकेगा वहाँ जो आखिरी आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा उसका आउटपुट तो होगा, लेकिन उसका इनपुट आपको साइंस के बाहर से देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आखिरकार इवेंचुअली साइंस को कुछ तो बाहर से देना पड़ेगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं था, ये सवाल है। और एक दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार जिसको मैं कह रहा हूँ, तो आखिरकार से मुराद है चलते क्या यूनिवर्स के स्टार्ट पर है या यूनिवर्स वहीं सिर्फ कोई चीज़ है जो कि साइंस से फिक्स नहीं हुई और बाकी सब कुछ साइंस बता देगी, या दरमियान में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि साइंस प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। अब इसके जवाब हैं, मेरे पास दूसरे जवाब भी हैं। एक क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, और जो मॉडर्न फिजिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स उसमें तो बहुत मशहूर हैं रिजल्ट जो कि प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त जो है ना मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर मैं पूरी साइंस की नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ तो बाकी जो बातें की जा सकती हैं वो मैं कहीं और भी लिख सकता हूँ, और मैं लिखी भी हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ कि एक फिजिक्स के नोबेल लॉरेट हैं उनसे कह लेते हैं कि अगर पूरी साइंस के बारे में कोई बात है, हो सकता है मेरे लिए करना मुश्किल हो, तो नोबेल लॉरेट ने क्या कहा है, इन सवालों के नोबेल लॉरेट ने साइंस की नेचर के बारे में क्या कहा है। अब नोबेल लॉरेट हैं गेलमान, जो कि फिजिक्स के नोबेल लॉरेट हैं, और जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो उन्होंने नाम सुना क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल की लिस्ट ही बदल गई थी गेलमान की 1965 में काम की वजह से। तो और किताब है उन्होंने जो लिखी है वो क्वार्क्स एंड जैगुआर है। ये किताब टेक्निकल नहीं, पॉपुलर साइंस की किताब है, लेकिन वो ऑथर तो एक नोबेल लॉरेट है। उसके अंदर ये कहते ही हैं गेलमान के साइंटिफिक थ्योरी जो है ना वो अपने तौर पर सब कुछ नहीं बता सकती, हमें इसके अलावा भी कुछ चाहिए। तो वो जो बात थी ना कि इसके अलावा कुछ साइंस कंप्लीट बनती है कि नहीं बनती प्रोजेक्ट की डिस्कशन में, उसने गेलमान ने ये अभी कहा है कि ठीक है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन साइंस को कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहिए। और ये कि साइंस जो है ना वो मुकम्मल थ्योरी, हर चीज़ की थ्योरी नहीं दे सकती। अब ये मसला ये है कि ये जो किताब है इसमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को डिफाइन खुद गेलमान ने नहीं किया हुआ, मुझे अंदाज़ा ही लगाना है वो। और थ्योरी एवरीथिंग मैं अंदाज़ा ये लगा रहा हूँ कि थ्योरी एवरीथिंग हुई है जिसको मैंने पिछली स्लाइड में कंप्लीट साइंस कहा था। इसका मतलब है साइंस कंप्लीट नहीं हो सकती। पिछली तक एक सवाल था और अब एक जवाब जो है ना वो गेलमान का जवाब है मेरे पास, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। और ये अब बातें मेरा ख्याल है शायद कोई बहुत ज़्यादा नई बात ना हो, लेकिन
शायद रेपिटेशन भी हो तो बार कम्युनिकेशन से बात तो बहुत ज़रूरी बात है, तो चलिए मैं कर देता हूँ। वो ये है कि हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स के अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए अगर आपने ज़िंदगी को, बायोलॉजिकल फिनोमिना को समझना है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये तस्वीर में देख लें, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना, ये इंसान है या दूसरी भी जानदार चीज़ें हो सकती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अगर साइंस से तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि साइंस से नहीं मिल रही, क्योंकि तभी तो अदर कहा जा रहा है और एडिशनल के लफ्ज़ है और ये सब कुछ लफ्ज़ है, तो साइंस के अलावा साइंस से नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? तो जवाब यह है कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मिलेगी। आप इंसानों के बारे में या कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पर, अच्छा इसकी मैं आखिरी लफ्ज़ मिसाल, कोई इंसान है, उसकी क्या मर्जी है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या पसंद है नापसंद है, ये चीज़ आपको साइंस से अगर नहीं मिले तो आप उस इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी फीलिंग जानने या कुछ कह दे, तो ये जो फीलिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है लेकिन वो एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस से या ऑब्जर्वेशन से जो आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है जो कि साइंस से ना मिले। तो अच्छा, अब ये जो है जो साइंस से ना मिले, क्या वो साइंस के अगेंस्ट है या साइंस से डिफरेंट है? तो इसके लिए बता दूँ, एक टर्मिनोलॉजी ये है, ये स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी में एक आर्टिकल है, साइंस एंड सूडो साइंस, उसमें यह है कि ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि साइंस में इस्तेमाल हो, ये साइंस काम कर रही है, तो साइंस के अगेंस्ट तो नहीं है। टर्मिनोलॉजी है कि साइंस के अगेंस्ट नहीं है, तो उसका मतलब अनसाइंटिफिक नहीं है, क्योंकि जो अनसाइंटिफिक होगा वो साइंस के अगेंस्ट होगी, कंट्रडिक्शन होगी। ये जो है ये साइंस से डिफरेंट है, इसको नॉन साइंस कहेंगे, ठीक है। इसमें साइंस का कंट्रडिक्शन नहीं है, हम साइंस के अंदर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। किसी बॉल की इनिशियल हाइट जो है वो साइंस के अगेंस्ट तो नहीं है, वो साइंस से अगेंस्ट नहीं है, तो बस अगेंस्ट नहीं है मतलब अनसाइंस नहीं है, लेकिन है और साइंस भी नहीं है, तो वो फिर नॉन साइंस होगी, नॉन अन नहीं। अच्छा, अब आगे क्या है, ठीक है। इसकी नॉन साइंस नॉलेज जो है उसकी मिसालें अभी मैंने किसी में तस्वीर दिखाई थी, क्या तस्वीर बताई थी? ऑब्जर्वेशन में कहते कोई इंसान है, उनकी वो जो है ना इंसान की तस्वीर थी ना इस तरीके से, तो मैंने बोला क्या था कि इंसानों की मर्जी, उनका नाम, पसंद नापसंद, तो ये मिसालें हैं ना। अगर आप ये और ये इसी स्टैनफोर्ड, मैं बस सिर्फ इतना बता दूं कि स्टैनफोर्ड का जो आर्टिकल है इसमें भी ये बात लिखी है मैंने, तो जैसा चलते ऐसे लगे थे जिस तरह मैं अपने पास से बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये असल में स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी में भी ये बात है कि नॉन साइंटिफिक में क्या हो सकता है जो अदर देन साइंस है, अगेंस्ट साइंस नहीं है, हिस्ट्री हो सकता है। और मैंने वैसे तो कही थी ना, अगर आप किसी इंसान से बात करें कि आपका नाम क्या है, आपकी पसंद नापसंद है, ये तो पर्सनल हिस्ट्री है, तो ये पर्सनल हिस्ट्री भी है। और आप मतलब ये मैं ख्याल पिछली साइड में दिखा सकता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री से मुराद पुरानी हिस्ट्री कहते हैं तो वो भी, उसमें भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि साइंस का रिजल्ट ना हो लेकिन साइंस में इस्तेमाल हो सकती हैं। या ग्रामर है, वो कहते हैं इंसान से कहा, मैंने से कहा था इंसान से पूछे उनकी पसंद नापसंद है, तो इंसानों से, कम्युनिटी से पूछ लें कि वो उनकी ज़ुबान बोलने में उनको किस तरह की ज़ुबान के रूल पसंद है। पसंद हो सकता है इंसान के ग्रामर में हो सकता है कोई पसंद नापसंद भी आती हो। लॉ, और यहाँ लॉ से मुराद साइंटिफिक लॉ नहीं है, ये मुल्क का कोई पॉलिटिकल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, जो कि एक लिहाज से देखा जाए तो पसंद नापसंद है, मतलब गवर्नमेंट की पसंद नापसंद है, लेकिन खैर उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, लेकिन ये तो इस वक्त मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन ये चीज़ें, और इसके अलावा ये भी जो मैंने बोला है काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ पिछले स्लाइड से, कि इंसान है उनके बारे में पूछें कि उनकी पसंद नापसंद क्या है, नाम क्या है, इसको कहेंगे एवरीडे नॉलेज, जो आपके रोज़ की चीज़ें हैं ना, ठीक है, वो आपको साइंस, अब रोज़ में जो आपको होता है, जब किसी इंसानों से बात करते हैं, आज आपको कौन मिला, कौन मिली नहीं, उन्होंने क्या बात की, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन साइंस से तो नहीं मिलती, तो ये, लेकिन ये साइंस के अगेंस्ट भी नहीं होती। तो ये देखें, दो शर्तें पूरी हो, साइंस से ना मिले और साइंस के अगेंस्ट ना हो, तो ये नॉन साइंस है। अगेंस्ट होती तो अनसाइंस होती, ठीक है। अच्छा, अब गेलमन ने अब इसका मतलब है, ये बात होगी ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि साइंस के अलावा होती है, एडिशनल होती है, ठीक है। अब साइंस की जो साइंस के रूल्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन, जो चीज़ें, जो रिलेशनशिप दे दिया दो ऑब्जर्वेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन तो साइंस है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ साइंस के अलावा है क्या उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी है? तो उसका जवाब जो है ना, गेलमन ने ये दिया है, क्योंकि फिजिसिस्ट हैं और फिजिसिस्ट में ये नहीं, फिजिक्स के जो साइंसदान हैं उनमें ये बहुत पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है कि अगर किसी चीज़ की कोई वजह ना हो, साइंस भी ना हो, आपको पता है इसकी वजह साइंस नहीं है और आपका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो आप मिसाल के तौर पर मॉडर्न फिजिक्स की एक थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ हैं 10, और आप सिर्फ बता सकते हैं कि ये किस पॉसिबिलिटी की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो या मैं आसान बात करता हूँ, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपके ये दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। तो इसका मतलब है कि अब इसे टॉस कह दें, बात तो एक ही है, लेकिन टेक्निकलिटीज टॉस में और क्वांटम में जो फ़र्क है वो उसकी ज़रूरत नहीं है जानने की। हम बात समझने के लिए आप इवन टॉस की मिसाल कह सकते हैं कि एक साइड और दूसरी साइड बहुत बड़ी तादाद में आप टॉस करें तो जो तकरीबन दोनों साइड की रेशो बराबर होगी, लेकिन आप पहला टॉस करें तो क्या आएगा, कुछ पता नहीं। अब कुछ आ गया, उसकी वजह कोई साइंस नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ जब बहुत ज़्यादा दफ़ा आप रिपीट करें तो जो कलेक्शन के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स बताती है, इंडिविजुअल के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स कुछ नहीं बताती, ठीक है। अब यहाँ जो ना एक चीज़ है जो कि कही जाती है कि इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं ना, समझिए ना, अब समझने के लिए आप टॉस ही कह दें। जो टेक्निकलिटी है टॉस में, क्वांटम मैकेनिक्स में, वो फिजिक्स के स्टूडेंट का काम है, वो मुझसे अलग पूछ सकते हैं। लेकिन आप समझने के लिए, क्योंकि सादा मिसाल है, टॉस कह दें या डाइस कह दें, पहली दफ़ा आएंगे तो कुछ पता नहीं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर क्वांटम मैकेनिक्स है, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने 6 में से कितने अगर बहुत ज़्यादा दफ़े रिपीट करें तो कौन सी पॉसिबिलिटी कितनी दफ़ा आएगी, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स ने बता दिया। एक दफ़ा के बारे में बाकायदा रिजल्ट है कि क्वांटम मैकेनिक्स कुछ नहीं बताएगी। अब वहाँ कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि क्वांटम में एक तरफ बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स कुछ नहीं बताएगी, लेकिन साथ ये भी कहते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स बताएगी कि एक दफ़ा जो कुछ हुआ वो बाई चांस हुआ। अब ये देखें, ये लॉजिकल कंट्रडिक्शन है। जो आपने कह दिया कि साइंस, या इस मिसाल में क्वांटम मैकेनिक्स, या नहीं समझ आ रही है आपको, लफ्ज़ साइंस कह दें, साइंस नहीं बताएगी, तो 1 मिनट बाद बात बदले नहीं कि साइंस नहीं बताएगी लेकिन साइंस ने बता दिया कि चांस है। ये बात गलत है। साइंस ने नहीं बताया, इसका मतलब है साइंस ने जो कलेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा रिपीट करें, फिर साइंस ने उसके बारे में साइंस ने बताया, लेकिन एक दफ़ा में क्या होगा, साइंस ने नहीं बताया। और मेरा ख्याल इतना हमारे एक आदत होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए कि अगर साइंस ने नहीं बताया तो हम बर्दाश्त कर लें, साइंस ने नहीं बताया। और इसी के साथ हम साइंस, इसके साथ भी साइंस हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक चांस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और वो इम्प्रेशन लोग देते हैं कि ये साइंस ने बताया है कि बाई चांस होगा। और ये गैलमान की अगर आप पूरी किताब पढ़ें ना, तो उसमें वैसे ऐसा इम्प्रेशन यही है कि जो चीज़ साइंस के बाहर की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि वो जो कुछ होगा वो बाई चांस होगा। ये जो जितनी बातें की हैं वो असल में गैलमान ने क्वांटम मैकेनिक्स समझाने के लिए की हैं। लेकिन यहाँ मैं पॉइंट आउट आपको करूँगा कि इस जो मैंने जो सीरीज़ की ये 11वां लेक्चर, इससे पहले जो 7वां लेक्चर है उसका जो दूसरा हिस्सा है, 7वें लेक्चर का टॉपिक है पॉपर के साइंटिफिक स्टेटमेंट की निशानी क्या है। तो वहाँ मैंने बड़ा आधा लेक्चर ही इस बात पर है, 20-25 मिनट इस बात पर है, बहुत सारी मिसालें हैं कि अगर आप ये कहते हैं ना कोई एक दफ़ा, ये देखिए मैंने अभी बात कही थी कि अगर बहुत दफ़ा टॉस करें वगैरह तो फिर क्या होगा, बहुत दफ़ा करेंगे वो तो साइंस का रिजल्ट होगा, लेकिन एक दफ़ा करेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ एक दफ़ा है वो रेफ्यूटेबल नहीं है। क्योंकि जो रेफ्यूटेबल होती है कि अगर आप एक ऑब्जर्वेशन हो तो हो और दूसरी ऑब्जर्वेशन हो तो रिफ्यूट हो सके। लेकिन इसने जो अगर आपने किसी एक को भी मिला के तौर पर टॉस को या डाइस को आपने कह दिया कि जो आएगा ये बाई चांस होगा, तो उसमें वो तो कभी रिफ्यूट हो ही नहीं सकती। आपका 3 आ गया तो आपने कह दिया 3 बाई चांस, अगर 5 आ गया तो आपने कह दिया 5 चांस। ये पूरी मैं असल में इसके ऊपर इससे ज़्यादा टाइम में लगा चुका हूँ, तो उम्मीद है कि इसको मुझे, और अगर फ़र्क आपने नहीं सुनी तो और आप नहीं सुनना चाहते तो मैंने समरी अभी जो आर्गूमेंट मैंने दिया है 7वीं में उसको मैंने यहाँ भी रिपीट कर दिया है कि ये ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप ये कहें ना कि सिंगल के बारे में आप कहें कि वो बाई चांस है, तो ये स्टेटमेंट चाहे आप क्वांटम मैकेनिक्स से इंप्रेशन वाला दें, कुछ दें कि बताती है, लेकिन साइंस की लॉजिकल डेफिनेशन के मुताबिक या स्टैंडर्ड या कम से कम रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बात, चाहे आप साइंस की थ्योरी का नाम ही दे दें, ये बात साइंटिफिक नहीं है। अच्छा, अब आखिरी स्लाइड से वक्त मैं आपसे कहूँगा कि क्या इसका मतलब यह है कि ये सेकंड लास्ट स्लाइड, इसके बाद एक और है, वो ये है कि क्या चांस का लफ्ज़ फिर हम इस्तेमाल ही ना करें। तो मैं कह रहा हूँ तो उसका जवाब ये है कि नहीं, मेरे ख्याल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चांस क्योंकि एक तरह की प्रोबेबिलिटी है
तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, मेरे ख्याल इसको नहीं हमें छोड़ना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक बड़ी तादाद के बारे में होती है। आप ये कर सकते हैं कि वो बड़ी तादाद इस वक्त नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आइंदा वो बड़ी तादाद आपको मिल जाएगी। लेकिन चांस की डेफिनेशन है स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया में कि सिंगल इवेंट ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, तो है तो ये प्रोबेबिलिटी ना, बाकी जो ये सिंगल इवेंट जो है ना, मेरे ख्याल सिंगल, ये मैं कहूँगा मेरी राय में इसको सिंगल इवेंट के लिए, और ये मेरी नहीं है, वो जो आर्टिकल है उसमें भी जो स्टैनफोर्ड का आर्टिकल है उसमें वॉन माइजेस की का जिक्र है, जिन्होंने बड़ा क्लियरली ये बड़ी इस बात को कहा है कि सिंगल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। ठीक है, अगर आप असल में कई दफ़ा जब आप कहते हैं ना कि हम चांस कहते हैं और हम सिंगल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कहना चाहते हैं, तो भले ये इंसान ये लफ्ज़ इस्तेमाल तो करते हैं, तो मतलब वॉन माइजेस को भी और मुझे भी, हमें भी कुछ चैलेंज कुछ सोचना चाहिए कि इतने लोग इसे कर रहे हैं तो वो कुछ चीज़ तो होगी। मतलब बाहर तो मैं कह रहा हूँ कि लॉजिकल कंट्रडिक्शन है, सिंगल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो अगर आप ये कहते हैं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा लगाना है कि क्यों कर रहे हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जिस वक्त वो कहते हैं ना कि सिंगल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी, तो वो असल में अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आज जो सिंगल इवेंट है ना, इस तरह के फ्यूचर में आइंदा में इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स आ जाएंगे, और जिस वक्त इवेंट उस तरह के आ जाएंगे उस वक्त हम प्रोबेबिलिटीज़ भी अगर मालूम है तो उसे चेक कर सकेंगे। तो अगर आप इस लाज से कह रहे हैं तो फिर ठीक है, इस सेंस में ये ऑनेस्ट यूज़ है, और इस वजह से और ये चीज़ वजह समझ भी आती है कि चांस को इस वजह से लोग इस्तेमाल करते हैं। खैर वो बहुत बड़ा आर्टिकल है, चांस पर एक, हाँ ये वाला नहीं कर रहा, चांस पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी है, चांस वर्सेस रैंडमनेस, स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी में। उसमें वॉन माइजेस की ओपिनियन भी है जो मैंने दी है, इसकी मुखालफत में भी है, बहुत कुछ है। लेकिन अब मैंने ये जो गेस किया है ना कि ये उस आर्टिकल में नहीं है, लेकिन बल ये मेरा अंदाज़ा है कि चांस का लफ्ज़ इस सेंस में अगर आप लोग कहें कि ये फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा कह रहे हैं, तो इसलिए ऐसी ऑनेस्ट बात है, बात गलत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इसको आप फिर बता दें लोगों को भी कि ये इस वक्त जो बात कर रहे हैं इस वक्त साइंस नहीं है, हमारा अंदाज़ा ये है कि फ्यूचर में साइंस हो जाएगी। अपने अंदाज़ा तो बताएं ना लोगों के साथ, अपने ऑनेस्ट तो रहे ना आप। ये तो ना आप इस सिंगल इवेंट के लिए चांस कह रहे हैं और सुनने वाले को इंप्रेशन दे रहे हैं कि बात साइंटिफिक है, लेकिन अभी साइंटिफिक नहीं बनी। अच्छा, अब अगर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मसला बनता जा रहा है कि आदत, मैंने मिसालें नहीं दी, तो उसके बगैर बातें अगर आपको समझने में मुश्किल हुई है, तो चलें मैं एक मिसाल, ये अभी जो बात मैंने कही है ना कि मुस्तकबिल में अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उसकी मिसाल ये है कि मतलब, और कई दफ़ा हो सकता है ऐसी बात हो भी जाए कि मुस्तकबिल आए और उसमें आपने जिसको पहले सिंगल इवेंट समझ रहे थे, वो आइंदा वो बहुत सारे इस तरह के केसेस हो जाएं, और फिर आइंदा के बारे में आप वो बातें कर सकें जैसे आप कहते बहुत दफ़ा टॉस किया, बहुत दफ़ा डाइस फेंका, वो आइंदा में हो। इस वक्त आपने एक ही टॉस फेंका है। अभी इस वक्त मिसाल के तौर पर एक मिसाल ये है कि आज से मिसाल के तौर पर कुछ अर्सा पहले, 100 साल पहले या जब भी था, आप ये कह दें कि ज़मीन और सूरज का फासला कितना है। अब ये तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है, ये आपको पता है। अच्छा, अब ये 15 करोड़ ही क्यों है, ठीक है, कम ज़्यादा क्यों नहीं है? तो उस वक्त अगर किसी ने कह दिया बाई चांस, तो हो सकता है वहाँ ये काम हो जो मैं कह रहा हूँ कि जिस वक्त बाई चांस कहा, तो शायद उसका मतलब ये था कि आइंदा आपको हो सकता है बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में पता चले, और उससे बहुत सारे से ये भी हो सकता है कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है इसी में दूसरे प्लैनेट, या आइंदा में तो अब मैं 21वीं सदी भी ले आऊँ, ठीक है, या 20वीं सदी का आखिर में भी, कि अब जो सूरज के अलावा दूसरे सितारे हैं उनके गिर्द भी, और कुछ अब मेरा ख्याल है थोड़े से जो प्लैनेट्स हैं उनके गिर्द सैयारे हैं, वो थोड़े से डिस्कवर भी हो चुके हैं, और उनके जो डिस्टेंसेस हैं शायद डिस्टेंसेस भी मालूम हो। और अगर यहाँ सारे डिस्टेंसेस 15 करोड़ किलोमीटर नहीं है, तो इसका मतलब है अब ये कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है अभी डिटेल का शायद टाइम नहीं है, प्रोबेबिलिटी की क्या होती है, चांस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो मैं खैर इतना बता दूं कि वैसे एक इम्प्रेशन से के तौर पर कह दें, इसकी जो डिटेल है वो मुझे पता है, और आप कहें तो मैं इसकी डिटेल बता सकता हूँ कि इस सूरत हाल में ये कहना कि अगर बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं, तो उनमें से जो अगर 15 लाख 15 करोड़ भी है, 10 करोड़ भी है, 5 करोड़ भी है, अगर बहुत सारे हैं, तो फिर इनमें से 15 करोड़ को कहेंगे हाँ ठीक है, ये बहुत सारों में से एक है और ये बाई चांस है, ठीक है।
तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ठीक है, ये जो बात है, ये जो मैंने कहा है ना, ये चांस के लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि चांस के लफ्ज़ को इस्तेमाल बंद कर दें। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है, फिर मैं रिपीट ये ज़रूर कहूँगा कि आप बता दें कि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आप गेस कर रहे हैं। अगर आपको फर्क करें बहुत सारे पेनल्टीज का पता भी चल गया है, तो अभी ये तो नहीं पता चला कि इसमें से कितने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, कुछ है, ठीक है। बार हो सकता है पता चल गया हो, कुछ भी होते हो, लेकिन बार अगर आपको पता चल गया तो बता देंगे प्रॉपर्टीज क्या हैं। और अगर आप आइंदा के बारे में गैस कर रहे हैं तो फिर ईमानदारी से बता दें कि गैस है, अभी साइंस नहीं है। अभी मैं पता क्या, मैं इसको फिर सारी कहने के बावजूद मैं कहूँगा अभी साइंस नहीं है। साइंस जो होगा ना, वो सिर्फ इंडिविजुअल इवेंट के बारे में नहीं कि जब अपने कलेक्शन के बारे में अंदाज़ा है तो आप कह दें कि साइंस होने का अंदाज़ा है, अभी साइंस हुई नहीं है। जब आप कलेक्शन के बारे में आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी और फिर आप कह देंगे कि इसमें इतनी वैरायटी है और ये वैरायटी हो सकता है, आपकी साइंटिफिक थ्योरी प्रोबेबिलिटी बताए, मुकम्मल साइंस उसी वक्त ही होगी। इससे पहले आप जो भी कहना चाहें, आप वो अपने सुनने वालों को जरूर दें कि आप वक्त से पहले इसको साइंस कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन इसे क्लेम ना करें कि साइंस है, आप इसे कह दें कि हमारा अंदाजा है कि साइंस हो जाएगी। और हो सकता है अंदाजा ठीक हो, लेकिन जब आएगा उस वक्त ठीक कहें ना, वक्त से पहले तो ठीक ना कहें, ठीक है। और एक बात बता दूं, ये अंदाजा हमेशा आप लगा भी नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, ज़मीन और सूरज के फासले के बारे में हम कहते हैं कि फ्यूचर में या अभी, या हो सकता है अभी भी बहुत सारी चीज़ें मालूम हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत सारी नहीं हो सकती। सियासत में कोई एक जो है ना इलेक्शन है, एक इलेक्शन में कौन सियासतदान किस मुल्क में मुंतखब हुआ, कौन नहीं हुआ, वो इलेक्शन, या कोई एक गेम है उसमें किस टूर्नामेंट में कौन सी टीम जीती, वो अगर फर्ज करें वही टीम है तो अगले साल भी जीत जाए। अब मतलब अगर फर्ज करें अभी ये एक टूर्नामेंट हुआ है 2024 में, अगर 2024 में टूर्नामेंट हुआ है तो अगर एक टीम जीती है, और अगर वही टीम अगर पहले भी जीती थी और फर्ज करें आइंदा भी वो टीम जीत जाए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो 2030 में वो टीम जीतेगी, तो उससे मतलब ये नहीं होगा कि 2024 और 20 क्या 4 साल बाद होता है, तो 28 और 2032 में फर्ज करें वो जीते, तो वो 2032 होगा। जो 2024 है वो एक ही दफ़ा है, वो रिपीट नहीं हो रहा। वो 2032 एक दूसरा इवेंट होगा, ठीक है। या जंगें हो गई, या कोई एक मतलब जिंदगी के वाकयात हो गए, ये चीज़ें, या ये सियासत के वाकयात हैं कि किसी को कत्ल कर दिया गया, ठीक है। या ये कि यूनिवर्स की अर्ली हिस्ट्री में, आप तो कह सकते हैं यूनिवर्स की क्रिएशन या क्या, वो एक ही दफ़ा हो गई, ठीक है। ये चीज़ें एक ही दफ़ा हैं। हर चीज़ के बारे में ये अंदाज़ा लगाना अकल के मुताबिक नहीं होगा कि ये चीज़ आइंदा बहुत बड़ी तादाद में आ जाएगी और उस मौके पर हम जो अपने चांस के ज़रिए जो हम कहना चाह रहे हैं उसे हम साइंटिफिक वो बना देंगे। ये हर चीज़ के बारे में मुमकिन नहीं है। और ये बात भी मैं नहीं कह रही, स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी के बारे में ये कहा हुआ है। तो इस लेक्चर में इतना ही कंक्लूजन आप स्टॉप करके खुद देख सकते हैं। तो लेक्चर देखने का शुक्रिया।